एंथैल्पी चेंज इट इज़ डिनोटेड बाय डेल आर एच ऑफ रिएक्शन और रिएक्शन एंथैल्पी। देखो एंथैल्पी चेंज, एंथैल्पी का मतलब एनर्जी ही होता है, ठीक है। तो इसे आप एंथैल्पी को वैसे आप एच से डिनोट करते थे, लेकिन डेल का साइन अगर आ जाता है तो आपको पता है कि चेंज वो क्या डिनोट करता है, चेंज डिनोट करता है ना। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, एंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन इज इक्वल टू द चेंज इन एंथैल्पी व्हेन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एज रिप्रेजेंटेड बाय अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन रिएक्ट कम्प्लीटली। इसे सॉल्व कैसे करेंगे, डेल आर एच इज इक्वल टू, आर का मतलब क्या है, रिएक्शन, मतलब कि किसी भी रिएक्शन में चेंज होने वाली एंथैल्पी। सो डेल आर एच इज इक्वल टू सम ऑफ एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट। देखो रिएक्टेंट होते हैं इस साइड और प्रोडक्ट होते हैं रिएक्शन के इस साइड, है ना। तो क्या करना है आपको कि आपको प्रोडक्ट की एंथैल्पी लेनी है और उसमें से माइनस कर देनी है रिएक्टेंट की एंथैल्पी। ओके, जितने भी प्रोडक्ट हैं उन सब का सम अप करके, उनके एंथैल्पीज का सम अप करके माइनस कर देना है रिएक्टेंट की एंथैल्पी को। ओके, तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा, समेशन ए आई एच प्रोडक्ट माइनस समेशन बी आई एच रिएक्टेंट। यहाँ पे जो ए समेशन तो जानते ही होगे, समेशन मतलब पूरे जो रिएक्टेंट है, जितने भी रिएक्टेंट हैं उनका सम अप करना है, उनके रिएक्टेंट की एंथैल्पीज़ का सम अप करना है। और ऐसे ही आपको प्रोडक्ट की जो एंथैल्पीज़ हैं, सारे प्रोडक्ट की एंथैल्पीज़ का भी सम अप करना है, ठीक है। ए आई एंड बी आई क्या है, इनके स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो आगे लिखे होते हैं। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो एक एग्जाम्पल अपना ये है, 4NH3 + 5O2 गिव्स 4NO + 6H2O। अब यहाँ पे डेल आर एच आपको फाइंड आउट करना है। क्या आ जाएगा, पहले प्रोडक्ट के जो एंथैल्पीज़ हैं उनको सम अप करेंगे और फिर क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे रिएक्टेंट के एंथैल्पीज़ को, ठीक है। तो हम लोग साथ में लेंगे इनके स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट भी। तो जैसे इसमें आप देख रहे हो स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है, 4, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पर 4HM, एच का मतलब यहाँ पर एंथैल्पी है, ठीक है। सो HM मतलब मोलर एंथैल्पी। सो 4HM किसकी, NO की लो। फिर इसके बाद ये 6HM H2O की, ठीक है। फिर इसमें से आप माइनस कर दो 4HM NH3 + 5HMO2। क्लियर है बात, ठीक है। तो अभी तो ये एक जस्ट एग्जाम्पल रिएक्शन है, तो उसमें अभी कोई वैल्यू नहीं दी है ज़्यादा, तो आप इस तरीके से इसको सॉल्व करते हो। आगे जब न्यूमेरिकल देखेंगे तो आप उसको न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सॉल्व करना सीख जाओगे। अब देखो नेक्स्ट है अपनी जो टाइप्स ऑफ एंथैल्पीज़ है। तो सबसे पहली आपकी एंथैल्पी चेंज इन अ केमिकल रिएक्शन टाइप, ठीक है। वैसे 2 टाइप की होती हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में इस टाइप की है, एंथैल्पी चेंज इन अ केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन को हम स्टडी कर रहे हैं ना, तो उसमें कौन कौन सी एंथैल्पीज़ आएंगी। तो अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस आपको पहले पढ़नी है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, फिर इसके अलावा बाकी की हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे। सो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का क्या मतलब है कि देखो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज इक्वल टू द चेंज इन एंथैल्पी, यानी कि जब आपका प्रोडक्ट फॉर्म होता है ना, तो मतलब वो जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रहा है उसमें जो भी एंथैल्पी चेंज होगा उसे आप कहते हो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है। सो 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स अंडर गिवन कंडीशंस। ओके, तो अगर 1 मोल ऑफ कंपाउंड फॉर्म हो रहा है, मतलब प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, तो उसमें जो भी एंथैल्पी यूज़ हो रही है, चाहे फिर वो एब्जॉर्ब हो या आपकी रिलीज़ हो, ठीक है, उस बेसिस पे इसके साइन हो जाएंगे। जैसे हम लोग हीट एब्जॉर्ब और हीट इवॉल्व करते थे, ऐसे ही इसमें भी आपके पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन का यूज़ होगा। ओके, तो इसकी डेफिनेशन आप फर्स्ट वाली भी लिख सकते हो, सेकेंड वाली भी लिख सकते हो। सो फॉर एग्जाम्पल, लाइक स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 at 298 Kelvin and 1 bar pressure is minus 393.5 किलोजूल पर मोल। तो अब यहाँ पे देखो ये माइनस में वैल्यू दी हुई है। तो इन एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑलवेज 1 मोल ऑफ कंपाउंड इज फॉर्म्ड। तो इसने एक बात यहाँ पर कर दी क्या, कि हमेशा 1 मोल 1 मोल ही कंपाउंड यहाँ फॉर्म होगा। ओके, अनदर एग्जाम्पल। तो देखो यहाँ पर ये इस तरीके से लिखा जाता है एंथैल्पी का वैल्यू। ये तुम्हारी रिएक्शन है, कार्बन यानी ग्रेफाइट के फॉर्म में रिएक्ट विद ऑक्सीजन, क्या फॉर्म कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस ये तुम्हारी क्या हुई है, एनर्जी यानी कि एंथैल्पी, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यू दी हुई है।
अब यहाँ देखो सेकंड एग्जांपल, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C6H6 लिक्विड इज़ 49.04 किलो जूल पर मोल। तो पहले आप रिएक्शन लिखोगे कि ये क्या है आपका कार्बन, कार्बन में आपने हाइड्रोजन की रिएक्शन की तो क्या बन गया C6H6, ये क्या है बेंजीन। ठीक है, इसे आप क्या कहते हो बेंजीन कहते हो। मतलब कि आपने 6 कार्बन लिए हैं और 6 हाइड्रोजन के साथ 3 2 6 के साथ आप इसको कॉम्बिनेशन करवा रहे हो तो क्या बन रहा है बेंजीन बनेगी। प्लस इसमें हीट और सॉरी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, यानी कि यहाँ पर जो है एनर्जी आपकी ये ओके। सो 1 मोल ऑफ बेंजीन इज़ फॉर्म्ड। तो उसने पहले ही से ही एक लाइन बोल दी थी कि भाई जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है वो हमेशा 1 मोल जो है आपकी एंथैल्पी ऑलवेज 1 मोल ऑफ कंपाउंड ही क्या करता है फॉर्म होता है। तो यहाँ पर भी जो बेंजीन अगर फॉर्म हो रही है तो 1 मोल ही फॉर्म होगी। ठीक है, और आपको ये वैल्यूज़ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि ये लिखा हुआ है -49.04। तो ये आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ये पहचान में आना चाहिए कि हम कैसे फाइंड आउट कर लेंगे कि एंथैल्पी की ये एंथैल्पी है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन C2H5OH ये भी दिया है। ऐसे ही इस रिएक्शन में भी है, कार्बन यानी ग्रेफाइट के फॉर्म में है प्लस 3H2 प्लस हाफ है O2। तो आफ्टर द रिएक्शन दे विल फॉर्म एथिल अल्कोहल and its enthalpy of formation is -277.7 किलोजूल पर मोल। एंथैल्पी ऑफ कम्ब्यूशन और हीट ऑफ कम्ब्यूशन, कम्ब्यूशन का मतलब समझते हैं ना, यानी कि उसको बर्न किया जा रहा है ना। ठीक है, सो एंथैल्पी ऑफ कम्ब्यूशन इज द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड और डिक्रीज इन एंथैल्पी व्हेन 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस इज कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज्ड। ऑक्सीडाइज्ड का मतलब है कि किसी भी सब्सटेंस को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया जा रहा है। देखो बर्निंग जो होती है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही होती है, उसकी एब्सेंस में तो हो नहीं सकती। इसके लिए इसकी डेफिनेशन में ऑक्सीडाइज्ड वर्ड यूज़ हुआ है, बर्निंग नहीं लिखा है। ठीक है, क्योंकि बर्निंग एक फिजिकल प्रोसेस है, लेकिन ऑक्सीडाइज्ड एक केमिकल प्रोसेस होगा। मतलब कि हमने केमिस्ट्री के हिसाब से उसे ऑक्सीडाइज्ड वर्ड बोलना है, ना कि बर्निंग। सो द एंथैल्पी ऑफ कम्ब्यूशन दैट इज डेल एच इज़ ऑलवेज नेगेटिव। यहाँ पर क्या होगा, ये जो है ये नेगेटिव होगा। क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ इसने पहले ही बोल दिया हीट इवॉल्व आउट हो रही है। ठीक है, और आगे देखो, आगे इसमें देखो, जैसे कि ये है आपकी रिएक्शन CH4 प्लस 2O2 गिव्स CO2 प्लस 2H2O। तो यहाँ पर मीथेन गैस को जला रहे हो। ठीक है, मीथेन गैस को ऑक्सीडाइज कर रहे हो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो ये क्या कर रही है, लॉट्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स दे रही है। तो ये इसमें बहुत लॉट्स ऑफ हीट इवॉल्व आउट होगी, इसलिए इसका जो वैल्यू है डेल एच इज इक्वल टू -890.3 किलो जूल है। इसी तरीके से सेकेंड इक्वेशन है आपकी C2H5OH और इसको ऑक्सीडाइज किया जा रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, देन इट विल फॉर्म CO2 एंड 3H2O। दिस इज ऑल्सो डेल एच इज इक्वल टू -13.67। जस्ट लाइक दैट C2H6 के लिए भी इसी तरीके से रिएक्शन है। Now next is enthalpy of solution or heat of solution. So the amount of heat evolved or absorbed when 1 gram mole of a substance is dissolved in excess of water। यानी कि आप किसी सब्सटेंस को जब आप किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर रहे हो तो क्या होगा, कोई भी हीट या तो एब्जॉर्ब हो सकती है या फिर इवॉल्व हो सकती है। ठीक है, सो दैट द फर्दर डाइल्यूशन डज नॉट इन्वॉल्व एनी हीट चेंज इज़ नोन एज। और जब एक बार ये जो है इवॉल्व हो जाए या एब्जॉर्ब हो जाए, फिर उसके बाद जो हीट है वो चेंज फिर नहीं आएगा। ठीक है, तो जो भी वो चेंज हुआ उसे आप क्या कहते हो, चेंज इन एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल लाइक H2SO4, इसको आपने डिसॉल्व किया वाटर में। एक्वस का मतलब यहाँ पर है वाटर। ठीक है, ये जो एक्वस लिखा हुआ है यहाँ पर, इनका उसका मतलब है वाटर। सो आप इसे क्या कर रहे हो डाइल्यूट कर रहे हो। ठीक है, तो इसमें जैसे कि फर्स्ट केस में अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो है हीट इवॉल्व आउट हो रही है, सो डेल एच इज इक्वल टू -20.2 किलो कैलोरी है। जबकि आपके सेकंड केस में इसमें हीट एब्जॉर्ब हो रही है, तो यहाँ पर ये प्लस की वैल्यू दी हुई है। इस केस में आपकी इवॉल्व आउट हो रही है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें समझ में आती हैं। देखो यहाँ पर भी लिखा हुआ है जनरली डिसोल्यूशन ऑफ सब्सटेंसेज इन अ सॉल्वेंट इज अ डिसइंटीग्रेशन प्रोसेस। और डिसइंटीग्रेशन प्रोसेस मतलब ब्रेक डाउन। तो जैसे कि यहाँ पर आपकी KCl है तो KCl ब्रेक डाउन हो रही हो जैसे। ठीक है, तो जब भी
कोई भी सब्सटेंस ब्रेक डाउन होता है तो उससे ब्रेक डाउन होने में एनर्जी नीड होती है, मतलब एनर्जी लगती है, तो इसलिए जो डेल एच की वैल्यू होती है वो पॉजिटिव हो जाती है, ठीक है। नाउ द एंथैल्पी ऑफ फेज चेंजेस और फिजिकल चेंजेस। So the definition is heat energy is involved whenever a physical state of a substance is changed। तो ये आपने 9th-10th में ही पढ़ा था कि जो स्टेट्स ऑफ मैटर है वो 3 टाइप की होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। यही क्या है, आपस में कन्वर्ट होती है, उन्हीं को आप क्या कहते हो, फेस चेंजेस कहते हो, ठीक है। अब आपको ये भी याद होगा साथ में कि जब भी कोई एक स्टेट दूसरे स्टेट में चेंज होती है तो या तो हीट इवॉल्व होती है या फिर एब्जॉर्ब होती है ना। तो जैसे कि लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होना हो तो इवॉल्व आउट होती है ना, और अगर सॉलिड से लिक्विड में करना होता है एब्जॉर्ब होती है। तो इस तरीके से ये फॉलोइंग टाइप से, मतलब कि कुछ इस तरीके से होगी, मतलब 3 टाइप की होगी आपकी। तो फर्स्ट वन इज एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन कब होता है, जब मेल्टिंग होती है, ठीक है। कोई भी सॉलिड अगर आपका लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो जो भी हीट उसमें यूज़ हो रही होती है, ठीक, उसे आप कहते हो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इट इज़ एंथैल्पी चेंज इन कन्वर्टिंग वन मोल ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, ठीक है, एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। सो फॉर एग्जांपल लाइक ये आपका एग्जांपल हो गया, वाटर पहले सॉलिड कंडीशन में था यानी आइस के फॉर्म में, और फिर जब आफ्टर मेल्टिंग इट ये लिक्विड कंडीशन में हो गया, यानी कि यहाँ पर हीट एब्जॉर्ब हुई है, इसलिए डेल एच की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, 1.44 किलो कैलोरी। इन नेक्स्ट केस H2O लिक्विड कंडीशन में है और आपको इसमें सॉलिड में कन्वर्ट किया, मतलब कि आपने फ्रीजिंग कर दी। अब क्या हुआ है, हीट इवॉल्व आउट हुई है, तो इसलिए जो डेल एच की वैल्यू है वो क्या आई है, नेगेटिव में आई है, ठीक है। इसी तरीके से आपका नेक्स्ट है एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन आप समझते हैं, क्या करोगे, बॉइलिंग पॉइंट पे जब कोई भी सब्सटेंस क्या हो अपना वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, तो जो भी वो हीट एब्जॉर्ब हुई है उसमें, ठीक है, उसको आप एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन कह रहे हो। और अगर आप इसका कंडेंसेशन कर दो तो सेम अमाउंट ऑफ हीट क्या होगी, इवॉल्व आउट हो जाएगी, ठीक है। तो देखो ये एग्जाम्पल देखिए इसका, सेकंड एग्जाम्पल ये देखिए इसका। तो फर्स्ट केस में क्या हो रहा है, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब कि यहाँ पर हीट एब्जॉर्ब हुई है, ठीक है, तो यहाँ पर जो डेल एच की वैल्यू पॉजिटिव हुई है। सेकंड केस में कंडेंसेशन हो रहा है, मतलब कि हीट इवॉल्व आउट हो रही है, तो कंडेंसेशन में ये माइनस में होगी। नेक्स्ट केस है एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का मतलब क्या है, सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट किस में होता है, वेपर स्टेट में होता है, उसे आप सब्लिमेशन कहते हो, ठीक है। 9th-10th की बात है, ये कुछ नया नहीं है, ठीक। लेकिन अब इसमें यहाँ एंथैल्पी यानी कि जो हीट है ना वो एब्जॉर्ब हो रही है, सब्लिमेशन में हीट एब्जॉर्ब होती है। तो अब फॉर एग्जांपल लाइक यहाँ आयोडीन लिया है, आयोडीन पहले सॉलिड कंडीशन में था और उसे गैसेस कंडीशन में वो डायरेक्ट कन्वर्ट हो गया है, ठीक। तो जब सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो क्या होगा, हीट एब्जॉर्ब होगी, इसलिए डेल एच की वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव 14.9 किलो कैलोरी। Okay, and the enthalpy of sublimation of the solid is equal to the sum of enthalpy of fusion and enthalpy of vaporization। मतलब कि जो सब्लिमेशन प्रोसेस है उसमें 2 चीज़ें हो रही हैं, एक तो फ्यूजन प्लस वेपोराइजेशन, ये दोनों का सम अप है। नेक्स्ट है आपका हेस लॉ। सो हेस लॉ, द लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। दिस लॉ was presented by Hess in 1840। So according to this law, if a chemical reaction can be made to take place in number of ways in one or in several steps, the total enthalpy change is always the same। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि कोई भी रिएक्शन हो रही है, ठीक है। अब सपोज कि एक रिएक्शन हुई लाइक एक डी से आपका ए में कन्वर्जन हुआ है, ठीक है, डी से ये ए में कन्वर्जन हुआ है। अब चाहे तो आप इसको एक बार में लिखें या आप इसको क्या करो, स्टेप वाइज लिखो कि भाई डी से पहले सी बना, फिर सी से बी बना, फिर बी से आपका ए बना। तो चाहे आप इस तरीके से लिखें, चाहे आप डायरेक्टली इसको डी से डायरेक्टली ए में लिखें, जो भी हीट यानी कि एंथैल्पी चेंज होगा वो क्या होगा, दोनों ही केसेस में क्या होगा, सेम होगा, चाहे आप स्टेप वाइज लिखिए या डायरेक्ट लिखिए, ठीक है। यही है आपका हेस लॉ। तो इसको आप कैसे फाइनलाइज करोगे, ये देखिए, टोटल एंथैल्पी चेंज डेल एच स्टेप्स इक्वल टू डेल एच 1 प्लस डेल एच 2 प्लस डेल एच 3। तो जैसे अभी मैंने आपको स्टेप्स बताए थे, एक तो डायरेक्ट आपका ये हो गया कि डी से डायरेक्टली ए में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, और दूसरा क्या है, ये एक आपका डी से सी में कन्वर्ट हुआ, तो इसके लिए मान लो आपने लगा लिया H1, ठीक है, H1 लगा लिया, फिर सी से फिर आपका ये बी में कन्वर्ट हुआ, फिर बी से ए में कन्वर्ट हुआ, तो इसके लिए लगा लिया आप मान लो H1, फर्स्ट वाले के लिए H1 लगा लिया, इसके लिए H2 लगा लिया और इसके लिए H3 लगा दिया, ठीक है। तो ये स्टेप वाइज हो गया और ये डायरेक्ट हो गया।
ओके, सो टोटल एंथैल्पी चेंज मतलब चाहे इसका और इसका दोनों का टोटल एंथैल्पी जो होगा वो सेम आएगा। एप्लीकेशंस ऑफ हेस लॉ देखते हैं। सो फॉर द डिटरमिन इसका क्या यूज़ कर सकते हैं हम फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दोज कंपाउंड विच कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड डायरेक्टली, यानी कि आप जिनको डायरेक्टली नहीं बना सकते हो उनकी भी आप एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन निकाल सकते हो। ओके, सेकेंड इज़ फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ एंथैल्पीज ऑफ एक्सट्रीमली स्लो रिएक्शन, यानी कि जो बहुत स्लो चलती है रिएक्शंस जो काफ़ी स्टेप्स में होती हैं उनके लिए भी आप एंथैल्पीज निकाल सकते हो। फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ एंथैल्पीज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन एलोट्रॉपिक फॉर्म इनटू अनदर। तो एलोट्रॉप्स आप जानते हैं जैसे कार्बन है तो इसका जैसे ग्रेफाइट हो गया, डायमंड हो गया, ठीक है, कोक है। तो अगर डिफरेंट डिफरेंट एलोट्रॉप्स हैं, एलोट्रॉपिक फॉर्म में है, तो भी आप उनका एंथैल्पीज जो है वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट है फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जीज, ये भी आप निकाल सकते हो। रेजोनेंस एनर्जीज का डिटर्मिनेशन कर सकते हो और लैटिस एनर्जी का भी डिटर्मिनेशन कर सकते हो।